हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन के लाइव क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग कल पढ़े थे इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के पहला पार्ट को देखे थे। क्या देखे थे कल हम लोग पढ़ रहे थे राज्य एवं राष्ट्रीय आय का पहला पार्ट कल हम लोग देखा था, जिसमें हम लोग बहुत सारा चीज जाने थे। राष्ट्रीय आय क्या है, ये सब की परिभाषा हम लोग कल जाने थे। प्रति व्यक्ति क्या आय क्या, ये सब की परिभाषा हम लोग कल देख लिए थे। और बिहार में राष्ट्रीय आय की क्या प्रेरणा है, ये सब जो हम लोग कल देख लिए थे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, क्योंकि हमारा जो है रेगुलर क्लास आप लोगों के लिए शाम के 8 बजे और दोपहर में 3 बजे आप लोगों का मैथ का क्लास हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे क्लास को पूरा रेगुलर कीजिएगा। अगर आप हमारे क्लास को पूरा अटेंड करते हैं तो आपको फिर इसका PDF भी दिया जाएगा। अगर आप अटेंड नहीं करते हैं, बीच में छोड़ के भाग जाते हैं और शुरुआत से अटेंड नहीं करते हैं, तो फिर आपको इसका PDF नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम आज के टॉपिक को जानते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है हमारा भारत में राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश। ये कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कल हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहला टॉपिक लेते हैं, वो है हमारा भारत में राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश क्या है। तो आप लोगों को इसका परिभाषा, अगर आप लोग कल बुक उल्टा के देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, अगर आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका परिभाषा क्या है। तो भारत में दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाने वाली कोई विशेष जो है आपको कोई विशेष कंपनी या कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए गए थे। अब किसके लिए? राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जो है भारत में राष्ट्रीय आय की कोई गणना नहीं होती थी। सीधा आप लोग समझे कि भारत में जो है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, जब आजादी से पहले हमारे देश में जो है राष्ट्रीय आय की गणना नहीं होती थी। अब सेकेंड पॉइंट हमारा है, भारत में सबसे पहले सन 1868 ईस्वी में दादा भाई निरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाया था? तो दादा भाई निरोजी। किसने? दादा भाई निरोजी ने सन 1868 ईस्वी में। कब? 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उन्होंने अपने पुस्तक जो आप लोग नाम रखिए, नाम याद कर लीजिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रति व्यक्ति आय कितना रुपए बताए थे? 20 रुपए। दादा भाई निरोजी ने राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया था उसमें प्रति व्यक्ति आय उसने 20 रुपए बताया था। तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कोई भी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली कंपनी नहीं थी। और भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई निरोजी, तीसरा नाम आपको बताते हैं, दादा भाई निरोजी सन 1800 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। और उन्होंने जिस पुस्तक में इसके बारे में लिखा था वो पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इसमें उसने क्या बताया था? प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हम लोग अभी जान रहे हैं भारत में राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश क्या था। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने, अच्छे से समझिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। किसका? राष्ट्रीय आय समिति, ये नाम था। कब? भारत सरकार ने 1949 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसकी अध्यक्षता में? PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय की समिति का गठन किया था। इसके बाद इस समिति ने सबसे पहली बार 1951 ईस्वी में अपने गठन के 2 साल के बाद अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय आय समिति ने सबसे पहले अपनी प्रथम रिपोर्ट कब दी थी, तो वो होगा, हमारा आंसर होगा अप्रैल 1951। अप्रैल 1951 में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय समिति ने, जिसका गठन जो है 1949 ईस्वी में आजादी के बाद किया गया था, उसने अपनी प्रथम रिपोर्ट रखी थी। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा तो आप लोग दे सके इसका आंसर। मैं पॉइंट वाइज, मेरा यही करने का मतलब है कि आप उसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। और थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, सन 1948-49 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपए बताई गई थी। 1948-49, ये आप लोग ईस्वी को अच्छे से अपने पॉइंट
कॉपी में अगर नोट्स बनाते हैं तो नोट्स पॉइंट पे आप लोग लिखेंगे और नोट्स पॉइंट का एसपी का अलग कॉलम कौन एसपी में क्या हुआ था इसका आप लोग अपना अलग कॉलम बना के रखेंगे, जिससे आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग 4849 लिख के दे देंगे। देश की 4849 में देश की कुल राष्ट्रीय आय जो है 8,650 करोड़ रुपए बताई गई थी। तो ये हमारा एक पॉइंट हुआ। अगर आपसे पूछा कि 4849 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय कितने करोड़ रुपए बताई गई थी तो हम लिखेंगे 8,650 रुपए देश की कुल आय बताई गई थी। तो भारत में प्रथम पहली रिपोर्ट भारत में जो है आय की जो है गणना के लिए भारत सरकार ने कब पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1949 में। इसके प्रथम अध्यक्ष थे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं और नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो आप लोग अपना और प्रति व्यक्ति आय जो है कितने रुपए बताई गई थी, जो 1948-49 में जो हमारे रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें प्रति व्यक्ति आय 246 रुपया 90 पैसा 90 पैसे रुपए बताई गई थी। तो 1948-49 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये बताई गई थी और कुल राष्ट्रीय आय 8,650 रुपये बताई गई थी। ये हमारा आजादी के बाद जो है भारत सरकार ने 1949 ईस्वी में जो एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था, इसने जो 1951 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें जो है पहली बार राष्ट्रीय आय 8,650 रुपये और प्रति व्यक्ति आय 246 रुपया 90 पैसा बताई गई थी। तो अभी हमारी क्लास को जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो अपना अपना पहले ही बार अटेंडेंस बना दें और आपका आज से 2 टाइम अटेंडेंस होगा और अगर दोनों टाइम में आप प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो फिर आपको जो है इसका पीडीएफ नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग जितने स्टूडेंट्स अभी क्लास पर अटेंड कर रहे हैं पहले वो अपना अटेंडेंस बनाए। मैं आपको जो है 1 सेकेंड का टाइम देता हूँ, 1 से 5 मिनट 2 सेकेंड रुकता हूँ, आप लोग अपना अटेंडेंस बना दें। मैं आप लोगों का वेट करता हूँ। तब हम लोग अब आगे पढ़ेंगे और जानेंगे प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रति व्यक्ति आय। आगे हम लोग क्या जानते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय दोस्तों, और इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं। और सन 1954 के बाद जो है राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की थी। 1954 के बाद जो है राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन मतलब एक इकट्ठा रखने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका अभी तत्काल में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की थी। कब? 1954 के बाद। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रति व्यक्ति आय। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, पर कैपिटा इनकम। तो प्रति व्यक्ति आय का अंग्रेजी क्या हो गया? पर कैपिटा इनकम। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है तो अभी आप लोग नहीं जाने, अब आप लोग जानेंगे। तो भारत में प्रति व्यक्ति जो आय है 4849 के अनुसार हमारा है 246 रुपया 90 पैसा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 4849 के अनुसार, अभी तत्काल के अनुसार नहीं, 4849 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय 246 रुपया 90 पैसा है। और तत्काल जो रिपोर्ट जारी की है मैंने इसको कल के क्लास में डिस्कशन किया था। तो अब हम प्रति व्यक्ति आय जानते हैं। तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से, तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है? तो राष्ट्रीय आय में जो राष्ट्र की कुल आय होती है उसमें देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय। क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। तो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना क्या होती है? तो जितने आय आती है राष्ट्रीय आय उसको देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय निकाला कैसे जाता है? राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भागा दिया जाता है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। प्रति व्यक्ति आय के लिए हम लोग राष्ट्रीय आय में कुल देश की कुल जनसंख्या से हम लोग भाग देते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है बार बार कि प्रति व्यक्ति आय क्या है तो आप उसका आंसर इस प्रकार दे सकते हैं, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और ये आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों को 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर मिल जाएगा।
अब हम आगे जानते हैं और अब राष्ट्रीय आय की गणना। अब हम आगे टॉपिक क्या देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। अब हम लोग क्या टॉपिक देखने वाले हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम क्या है, मैनेजमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के, हम लोग क्या जानते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है वह विभिन्न समूहों के सामूहिक प्रयत्नों का ही परिणाम है और उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पादन के साधनों का लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के रूप में हमें आय प्राप्त होती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आपको जो मैनेजमेंट है वो 3 प्रकार के होते हैं। कैसे 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपको क्या होता है, पहला आपको होता है उत्पादन। राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है उसमें आपको पहला उत्पादन, प्रोडक्शन किया जाता है। क्या, प्रोडक्शन, जिसमें उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि, ये सब ही हमारा प्रोडक्शन उत्पादन में आता है। सेकंड हमारा क्या हो गया, सेकंड हमारा आय, गणना। सेकंड हमारा क्या हुआ, आय। और थर्ड हमारा क्या हो गया, व्यय, जो हम खर्चा करते हैं। आय में क्या होता है, हमारा आय विधि हमारा क्या है, और व्यय में हमारा व्यय विधि द्वारा। तो उत्पादन एवं मूल्यों की जोड़ विधि जो है उत्पादन में किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उत्पादन गणना विधि क्या है, आय गणना विधि क्या है, और व्यय गणना विधि क्या है। और आपको एक बात बताते हैं, राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो हम लोग 5 तरीकों से करते हैं। एक एक करके हम सभी तरीका को अभी जानेंगे। आज की क्लास में हम लोग एक एक करके सभी तरीका को जानेंगे। तो पहला हम करते हैं उत्पादन गणना विधि से आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधि है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की टोटल 5 विधि है। कितनी विधि है, 5 विधि है। तो आप लोग टोटल राष्ट्रीय आय की टोटल विधि 5 है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। तो अब हम लोग उत्पादन विधि से उत्पादन गणना विधि क्या है हम लोग इसको समझते हैं। तो उत्पादन गणना विधि, आप लोगों को मन में क्वेश्चन हुआ होगा उत्पादन, आपको इसके सवाल से ही आपको पता चल रहा है कि उत्पादन क्या होता है। तो उत्पादन दोस्तों, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की उत्पादन के आधार पर, क्या दोस्तों, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना होती है। जब व्यक्तियों की जो गणना है वह उत्पादन के आधार पर की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पादन गणना विधि। आपको उसके क्वेश्चन से ही स्पष्ट होगा कि उत्पादन गणना विधि हमको लिखने के लिए कहा, तो हम लिखेंगे कि राष्ट्र में व्यक्तियों की उत्पादन के आधार पर यदि राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादन गणना विधि। सेकंड हमारा है आय गणना विधि। सेकंड हमारा क्या है, आय गणना विधि। आय गणना विधि में दोस्तों, आय गणना विधि, तो जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय, क्या फिर से समझिएगा, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर, किसके आधार पर, आय के आधार पर, ये हमारा जो क्वेश्चन है उसी के आधार पर। उत्पादन था तो उत्पादन के आधार पर, यहाँ आय है तो आय के आधार पर जब गणना की जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो ये हमारा आय गणना विधि कहलाता है। तो हम लोग अभी तक 2 विधि पढ़े। पहला क्या पढ़े, उत्पादन गणना विधि। तो उत्पादन गणना विधि में क्या होता है, उसमें जो है व्यक्तियों की गणना, व्यक्तियों, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की उत्पन्न के आधार पर, उत्पादन के आधार पर जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। उत्पादन गणना विधि में क्या होता है, तो उत्पादन गणना विधि में होता है आपका जो है उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। आय गणना विधि में आय के आधार पर हमारे राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब हमारा हो गया थर्ड है हमारा व्यय गणना विधि। तो इसमें क्या होता है, जब राष्ट्रीय आय की गणना जो है लोगों के व्यय के माप से किया जाता है। कैसे, जब राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो लोगों के व्यय, लोगों के खर्चे से मापा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस विधि को व्यय गणना विधि कहते हैं। तो ये आप लोगों का 3 विधि हुआ। अब हम लोग का 2 विधि और बचा है, वो दोनों विधि को समझते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। उत्पादन गणना विधि में क्या होता है, उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। आय गणना विधि में आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। व्यय गणना विधि में व्यय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब आपको मूल्य योग विधि क्या है, हमारा मूल्य योग विधि। ये हमारा नेक्स्ट विधि हो गया, चौथा विधि मूल्य योग विधि। तो इस विधि में क्या होता है, उत्पादित की हुई वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयास से बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय आय की गणना को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल्य योग विधि। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब हम उत्पादित की हुई वस्तुओं का जो मूल्य है विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयास से जब वो उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसका जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का वह बढ़ जाता है, तो इसी स्थिति में जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मूल्य योग विधि। तो ये हमारी हो गई मूल्य योग
विधि। अब हमारा नेक्स्ट हमारा हो गया पांचवा, जो है हमारा व्यावसायिक गणना विधि। तो हमारा पांचवा क्या है? व्यावसायिक गणना विधि। तो इसमें क्या होता है? व्यावसायिक आधार पर की गई गणना को हम लोग व्यावसायिक गणना विधि कहते हैं। व्यावसायिक गणना विधि क्या किसे कहते हैं? व्यावसायिक आधार पर, जो व्यवसाय के आधार पर जो गणना की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यावसायिक गणना विधि कहते हैं। तो मूल्य योग विधि में उत्पादित की हुई वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए गए अगर प्रयास से बढ़ जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल्य योग विधि। दोस्तों, हमारे द्वारा क्लास 10 की पूरी पेपर की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें। आप लोगों को में से बहुत कम ही स्टूडेंट्स हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि कल से सभी स्टूडेंट्स क्लास को अटेंड करेंगे। तो आप लोग क्लास को अटेंड करें, क्लास को पूरा अटेंड करें। आप लोग अपने काम से सिर्फ मतलब नहीं रखें, हमारे भी सपोर्ट करें। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग समझते हैं अब राष्ट्रीय आय की गणना में क्या कठिनाई है। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां। तो राष्ट्रीय आय की गणना में जो है हमको 3 कठिनाइयां होती है। क्या सब होती है? पहला, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयां। दूसरा, दोहरी गणना की संभावना। मूल्य को मापने में कठिनाइयां। तो अगर आपसे पूछा कि राष्ट्रीय आय की गणना में हमें क्या सब कठिनाइयां होती है तो आप लोग 3 लिख सकते हैं। पहला, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। दूसरा, दोहरी गणना की संभावना। तीसरी, मूल्य के मापने में कठिनाइयां। अगर राष्ट्रीय आय की गणना की अगर हमें विधि पूछेगी तो हम लोग 5 गणना विधि लिखेंगे। पहला, उत्पादन के आधार पर गणना विधि। दूसरा, व्यय के आधार पर। तीसरा, आय के आधार पर। चौथा हमारा हो गया मूल्य योग विधि और पांचवा व्यावसायिक गणना विधि। तो ये हमारा राष्ट्रीय आय की गणना में विधि हो गई। तो हम लोग दोस्तों अब इसको एक एक करके समझने की प्रयास करते हैं कि आंकड़ों को एकत्र करने में क्या सब कठिनाइयां होती है। अब हम लोग एक एक करके सबको प्रयास करते हैं। तो पहला हम लेते हैं आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयां। आप लोगों को मैं बताता हूं, आप लोग इसको समझे। तो आंकड़ों को एकत्र करने में जो हमारी कठिनाइयां होती है वो होती है डिफिकल्टी ऑफ कलेक्टिंग डाटा। तो पूरे देश में जो है लोगों की आय को हम उत्पादन के रूप में या उसकी आय के रूप में आंकते हैं। पूरे देश की जो है आय को हम कैसे नापते हैं? उत्पादन के रूप में या उसकी आय के रूप में मापते हैं। और इस आंकड़ों को एकत्र करने में अनेक कठिनाइयां होती है। यदि सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो तो हमें राष्ट्रीय विकास की सही स्थिति प्राप्त नहीं होती है। तो हम लोग राष्ट्रीय आय को जो एकत्र करने में आंकड़े जो एकत्र करते हैं वो किस आधार पर करते हैं? लोगों के उत्पादन के आधार पर या लोगों को कितना इनकम मिलता है इसके आधार पर करते हैं। अगर हमको इसकी जानकारी अगर सही नहीं मिल पाती है तो हमको जो है आंकड़े अगर सही से उपलब्ध नहीं होते तो राष्ट्र के जो विकास में जो है सही स्थिति की आंकड़े हमें प्राप्त नहीं होती है। दूसरा हमारा है दोहरी गणना की संभावना। क्या है हमारा दूसरा? दोहरी गणना की भी संभावना हमारे सामने आती है। पॉसिबिलिटी ऑफ डबल काउंटिंग। तो इसमें दोस्तों पूरे राष्ट्र में जो लोगों के उत्पादन तथा आय के आंकड़ों का एकत्र करना सहज नहीं होता है। तो भौगोलिक और मानवीय संसाधन की संरचना ऐसी होती है, कभी कभी एक ही आय या उत्पादन 2 स्थान में अंकित कर दिया जाता है। एक ही आदमी का अगर वो बिजनेस भी करता है, आय भी उसको आ रही है, तो दोनों को एक में ही अलग अलग ऐड किया जाता है, जिस कारण जो है वास्तविक आय से अधिक आय दिखने लगता है। जितना उसका आय नहीं होता है उससे ज्यादा उसका आय दिखने लगता है। तो इसके लिए हमको दोबारा गणना करना पड़ता है। तो ये हमारी हो गई दोहरी गणना की संभावना। थर्ड हमारा है मूल्य को मापने में कठिनाई आती है। थर्ड हमारा क्या है? डिफिकल्टी ऑफ मर्जिंग दी वैल्यू। तो बाजार में स्थितियों को पढ़ाया हम देखते हैं कि एक ही वस्तु के कई व्यापारिक स्थितियों से गुजरने के बाद उसका जो है मूल्य में चेंजिंग आती है। रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर लिया, रिटेलर से आम कस्टमर लिया तो उसके रेट को जो है बढ़ जाता है। तो एक ही वस्तुओं को कई बढ़ जाती है तो वस्तुओं की कीमत में यह विभिन्नता इसलिए होती है कि विक्रेता के एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक जाने में उसका यातायात का खर्च, विक्रय व्यवस्था, विज्ञापन का खर्च, विक्रेता के मुनाफे की राशि, ये सब उसमें जुट जाती है। तो ये सब हमारा क्या हो जाता है? मूल्य को मापने में कठिनाइयां। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि चीनी के उत्पादन में मूल्य कारखानों में जो चीनी का जो उत्पादन होता है उसमें चीनी का जो दाम है बहुत कम होता है, जबकि वह थोक विक्रेता के पास आते आते उसकी मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है और अंत में खुदरा विक्रेता के पास जाते जाते इसकी कीमत पूर्व की अपेक्षा काफी अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में अक्सर विक्रय में 2 बिंदुओं पर अलग अलग रूप में आंकने पर राष्ट्रीय आय में भ्रामक पैदा होती है। तो ये हमारे हो गई राष्ट्रीय आय की कठिनाई और मूल्य मापने में। तो क्योंकि उसमें दोस्तों सबका खर्चा आता है, बिचौलिया, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, आम आदमी, उसका भी फिर बेनिफिट, ये सब हमारे आ जाते हैं
राष्ट्रीय आय की गणना में ये हमें कठिनाइयाँ होती है। तो दोस्तों हमारी क्लास को अभी तक जितने भी स्टूडेंट देखे हैं वो अपना अपना फिर से एक बार अटेंडेंस बना दे, लेकिन अगर उसका अटेंडेंस पहले वाले अटेंडेंस से मैच करेगा तो ही उसको पीडीएफ मिलेगा, अगर नहीं अटेंड मैच करता है तो फिर उसको पीडीएफ नहीं मिलेगा। तो आप लोग हमारे इस क्लास को अगर अच्छा लगा तो हमारे क्लास को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कुछ स्टूडेंट डिसलाइक मार रहे हैं, तो एक स्टूडेंट्स है हमारा जो डिसलाइक मार रहे हैं, उसको हमारी क्लास पसंद नहीं आ रही है, तो उसको पसंद नहीं आ रही है तो हमारी क्लास को वो अटेंड नहीं करे। तो हम अपने क्लास को आज यहीं रखते हैं। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रेगुलर क्लास लेके आ रहा हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक ले बाय। उससे पहले हम लोग जो कल के क्लास में जो हम देखेंगे, कल की क्लास में हम क्या देखेंगे, कल के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कल के क्लास में हम केमिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री का आपका 2 टॉपिक उसका बचा हुआ है, अम्ल भस्म एवं लवण का, तो उसके बाद वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। जो अम्ल भस्म का कल एक क्लास चलेगा, उसके बाद हमारा अम्ल भस्म लवण का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग मंगलवार से देखेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी के क्लास आप लोगों का मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है। तो पीडीएफ के लिए हमें आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप हमारे ग्रुप से अभी तक लिंक नहीं है तो हमारे ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके हमारे ग्रुप को में ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं कल के क्लास में, और कल आपका 3 बजे का भी क्लास होगा। तो कल 3 बजे के क्लास को आप लोग अटेंड करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल फिर।